हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पंजीयन में दो व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उनमें किन किन चीजों को कवर किया गया है। जैसे भौतिक सत्यापन के संबंध में है, एनजीटीपी पर सख्त निगरानी के संबंध में है और जोखिम स्कोर का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रभावी पर्यवेक्षण और अनुश्रवण भी किया जाएगा। इसके संबंध में बहुत डिटेल में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि इनकी थर्ड पार्टी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी, और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ अधिकारियों द्वारा जो पंजीयन का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उसका जब भौतिक सत्यापन किया जाएगा उस समय पर सेल्फी विद जियो लोकेशन के साथ साथ अपलोड की जाएगी। वीफा का भी प्रयोग किया जाएगा और अगर अधिकारियों द्वारा फिर भी निगरानी पर्याप्त ढंग से नहीं की जाती है, मनमानी की जाती है, तो उनके ऊपर प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्ड में, और वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको ये सारी जानकारी मिल पाए। तो ये बहुत ही अनिवार्य जानकारी है और आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं। पंजीयन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे पंजीयन सत्यापन में पाया गया है कि बड़ी संख्या में करापवंचन में लिप्त व्यक्ति कूट रचित प्रपत्रों, काल्पनिक पतों तथा अन्य व्यक्तियों की पहचान का दुरुपयोग कर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में सफल हो जा रहे हैं। ऐसे नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर्स यानी एनजीटीपी केवल इस उद्देश्य से पंजीकृत होते हैं कि वह बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त कर सकें और उसे आगे हस्तांतरित कर सकें। जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से भी जानकारी है, लेकिन अब क्या क्या चेंज किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। एनजीटीपीज आप समझ ही गए हैं। इसके अलावा जो कपटपूर्ण आईटीसी है यानी फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में बताया गया है। विभागीय पर्यवेक्षणी अधिकारियों द्वारा नए पंजीयनों का प्रभावी अनुसरण नहीं किया जाता है। यानी अभी जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये दिक्कतें आ रही हैं कि बहुत सारी बोगस फर्में खुली हुई हैं और वो आईटीसी पास ऑन करके गायब हो जाते हैं। उनका कारण ये है, विभाग ने खुद ही माना है कि हमारे द्वारा उसकी पर्याप्त निगरानी समयानुसार नहीं की जा पा रही है। और उसके लिए अब क्या क्या करना है, साइबर सुरक्षा, साइबर ऑडिट, कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच तथा जीएसटी के बीफा टूल्स के उपयोग में समन्वित प्रशिक्षण की कमी से डिजिटल धोखाधड़ी करने के प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। अब इतना सारा भारी भरकम इनके पास टूल्स हैं, उन टूल्स का प्रयोग वो पर्याप्त ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अब उसके लिए उनको क्या करना है इस पर भी विचारणी है और उन्होंने इसीलिए दिशा निर्देश जारी किए। अब इन्होंने कहा क्या है कि अभिलेखों में क्या क्या करना है, यानी आरईजी 01 में फोटोग्राफ, व्यवसाय की संरचना, मुख्य व्यवसाय स्थल, बैंक खाता आदि के संबंध में अपलोड किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची निर्धारित है। अब इसका वेरिफिकेशन पर्याप्त ढंग से किया जाए। कहां से किया जाएगा? इन्होंने कहा पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रामाणिकता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे भूमि की रजिस्ट्री, बिजली वितरण कंपनियों, नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की वेबसाइट आदि से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। यानी अब इस तरीके से इनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा इनका फर्म के पंजीयन में कई अन्य फर्मों के संबद्ध एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग किया गया हो। यानी जब प्रार्थना पत्रों की जांच की जाएगी तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि क्या जो इस पंजीयन प्रपत्र में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी गई है, क्या वो कहीं अन्य भी यूज हो रही है। यानी कई सारे जीएसटी नंबर में तो इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
इसके अलावा पैन नंबर के संबंध में भी कि ऐसा तो नहीं कि पूर्व में जो रजिस्ट्रेशन इसी पैन पर निरस्त किए जा चुके हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जो पार्टनरशिप वाली फर्में हैं, उनमें जो पार्टनर्स हैं, उनके पहले रजिस्ट्रेशन तो ऐसे पैन पे रिजेक्ट नहीं किए जा चुके हैं, इनको भी देखा जाएगा। हाँ, अब खास तौर से इस पर ज़रूर ये ध्यान देंगे कि पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय थर्ड पार्टी डाटा यानी इंफॉर्मेशन टैब में उपलब्ध पीडीएस/डीबीटी लाभार्थी होने की परिस्थिति की जांच अवश्य कर लें। यदि कोई आवेदनकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी लाभार्थी के रूप में परिलक्षित हो रहा है, तो ऐसे आवेदन के निस्तारण में अतिरिक्त सतर्कता रखी जाए। ये इसलिए किया जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो ये बोगस फर्में खोलते हैं, ये करते क्या है? ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, और कई बार ये लोग जो है ये डीबीटी योजना या पीडीएस योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं, और उनके प्रपत्रों पर फर्म नई खोल दी जाती है। तो अगर हम पीडीएस या डीबीटी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में भी चेक करेंगे, तो ऐसे लोग चिन्हित हो जाएंगे कि इतना मतलब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो है वो फर्म कैसे खोल रहा है। यानी फर्म खोलने में मनाही नहीं है, सिर्फ उसकी जांच की जाए, संवेदनशीलता के साथ देखा जाए कि वो फर्म खोलने की स्थिति में है भी या नहीं है। लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन देने से इनकार नहीं किया जा रहा है, केवल उसकी जांच की जाएगी। तो इस तरीके से उसकी संवेदनशीलता पे विचार करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने कई सारे माध्यम अपनाए हैं, जिनके माध्यम से ये जांच करेंगे। जिसमें से एक नया माध्यम और भी है, जिसपे ये बहुत ध्यान फोकस करने वाले हैं, वो है समस्त नए जीएसटी पंजीयनों का भौतिक सत्यापन, यानी यूपी जीएसटी फील्ड विजिट ऐप/जीएसटीएन टैक्स ऑफिसर ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए। अब इसमें करना क्या है, देखिए क्या करेंगे। जो नए पंजीयन होंगे, उनको पंजीयन प्रदान करने के तुरंत बाद भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है, तथा भौतिक सत्यापन के उपरांत भी जारी नवीन पंजीयन की सतत निगरानी की जानी आवश्यक है। यानी उस समय भी उसका सत्यापन किया जाएगा और बाद में भी उसकी निगरानी की जाएगी। सत्यापन करने वाले अधिकारी भौतिक सत्यापन के समय यूपी जीएसटी फील्ड विजिट ऐप/जीएसटीएन टैक्स ऑफिसर ऐप के माध्यम से व्यवसायिक परिसर के साथ साथ फर्म के स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करेंगे, तथा यह फोटो लेते समय फोन की लोकेशन ऑन रखेंगे। यह फोटो आधारित सत्यापन फर्म के भौतिक अस्तित्व का प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान यह आवश्यक होगा कि पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का इस आशय से साक्षात्कार अभिलिखित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रपत्रों का प्रयोग छद्म रूप से नहीं किया गया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अगर ऐसा कुछ है तो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट REG 30 को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते समय रिमार्क के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में प्रयुक्त प्रपत्रों की मूल प्रपत्रों से मिलान के संबंध में टिप्पणी अवश्य दर्ज की जाए। तो ये चीजें उनको करनी है। इसके अलावा इसकी अगर इससे कोई गड़बड़ी है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दी जाए, तथा REG 30 की प्रति पत्राचार के माध्यम से भी प्राप्त कराई जाए। अब इसमें सहायक आयुक्त क्या करेगा? सहायक आयुक्त द्वारा प्रतिकूल भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुक्रम में पंजीयन निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई आरंभ की जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आवश्यक है कि ये सारी चीजें आपके सामने अवश्य आनी चाहिए और इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। अगर नवीन फर्म पंजीकृत की गई है तो उसकी अगर बिक्री 90% से ज्यादा B2B में हो रही है तो उसकी भी निगरानी की जाए कि B2C क्यों नहीं कर रहा है, कहीं वो ITC ही पास-ऑन के लिए तो नहीं है। इसके साथ साथ संवेदनशील वस्तुओं पर भी ध्यान देना है, यानी आयरन स्टील, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, मेटल/प्लास्टिक स्क्रैप आदि की अत्यधिक मात्रा में आउटवर्ड सप्लाई प्रदर्शित की जाए।
जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अंतर हो या जीएसटीआर 1 और ई-वे बिल में बहुत ज्यादा अंतर हो, उनको भी ध्यान में रखा जाए। इसके अतिरिक्त नवीन पंजीकृत फर्म के बैंक अकाउंट वैलिडेशन की परिस्थिति की भी गहनता से जांच अपेक्षित है। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो उसको भी सेंसिटिव ढंग से देखा जाए। इसके अलावा अधिकारियों को इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी भी करनी है और नवीन पंजीयन में एक चीज और भी दे दी कि 6 माह के भीतर इसका पुनः सत्यापन किया जाए और ये कैटेगरी भी इनकी होगी हाई, मीडियम और लो, उसमें विभाजित किया जाएगा। उसी के हिसाब से इनका भी सत्यापन समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा बीफा लॉगिन क्रेडेंशियल प्रत्येक जोनल अपर आयुक्त के पास उपलब्ध है, वो भी इसको प्रतिमाह जारी करेंगे। इसी में फील्ड विजिट का आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और इसके साथ साथ जो अधिकारियों के ऊपर सख्ती करने की बात है उस पर भी विचार किया गया है, उसकी भी बात मैं आगे आपसे करने वाला हूं। प्रत्येक खंड के उपायुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी से बिंदु संख्या 1.1 से बिंदु संख्या 1.4 तक निर्धारित प्रक्रिया निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रत्येक खंड के उपायुक्त उनके खंड कार्यालय हेतु संभागीय संयुक्त आयुक्त कार्यपालक द्वारा रिस्क स्कोर के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूची में दर्ज नए पंजीयनों का पुनः भौतिक सत्यापन 6 माह के भीतर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो पंजीयन पूर्वगामी प्रभाव से पंजीयन की तिथि से ही नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा। अब अधिकारियों के प्रशिक्षण की बात आती है और उन पर सख्ती की बात आती है, तो उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहां से? उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें खंड कार्यालय में तैनात प्रत्येक अधिकारी तथा संयुक्त आयुक्त कार्यपालक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे? साइबर सुरक्षा, जीएसटी पंजीयनों व रिटर्न में डिजिटल धोखाधड़ी की पहचान एवं रोकथाम, साइबर ऑडिट, डिजिटल अभिलेखों, जीएसटी रिटर्न एवं लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की जांच की पद्धतियां, कंप्यूटर एवं अभिलेखों की फोरेंसिक जांच, जीएसटी नेटवर्क के एआई टूल्स और एनजीटीपी के पंजीयनों की पहचान। इन पर इनको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा जीएसटीएन विश्लेषण उपकरणों का उपयोग न करने अथवा अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग न लेने वाले अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APAR में तदनुसार प्रविष्टि की जाएगी, यानी अधिकारियों पर भी सख्ती की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है? नए पंजीयनों का समय पर भौतिक सत्यापन न करने वाले राज्य कर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जहां किसी अधिकारी की निष्क्रियता के कारण एनजीटीपीज का पंजीयन सक्रिय रहती है अथवा राजस्व की क्षति होती है, वहां विधि के अनुसार उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी विभागीय अधिकारियों के लिए भी बड़े सख्त नियम बनाए गए हैं जिनका उनको पालन करना है और मासिक अनुपालन प्रतिवेदन भी इस तदनुसार उनको दर्ज करना है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि संबंधित जोनल अपर आयुक्त इन समस्त प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन आख्या से मुख्यालय के जीएसटी ऑडिट अनुभाग को अगले माह की 20 तारीख तक अवगत कराया जाएगा। मुख्यालय के जीएसटी ऑडिट अनुभाग द्वारा समस्त जोनल अपर आयुक्त द्वारा प्रेषित मासिक प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा की जाएगी। तो यह परिपत्र जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी लागू हो गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखना है कि इस तरीके से कार्य किया जा रहा है और जो समय पर कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इसी के साथ आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जीएसटी ट्रिब्यूनल अपील फाइलिंग की लास्ट डेट 30 जून 2026 है, तो जल्दी से जल्दी अपनी
जीएसटी ट्रिब्यूनल की जो अपील्स हैं उनको फाइल करें। इससे संबंधित किसी प्रकार की सहायता या कोई आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जीएसटी ट्रिब्यूनल से संबंधित वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।